हेलो बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपनी त्रुटियों का संयोजन कॉम्बिनेशन में योगफल, गुणनफल, भागफल और गाथा के रूप में देखा था। आज उसके पश्चात अपना नेक्स्ट टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड लास्ट टॉपिक है अंकों को पूर्णांकित करना। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, मतलब सार्थक अंक किसे कहते हैं। सार्थक अंक बोलते हैं कोई भी भौतिक राशि या किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंक को ही अपन सार्थक अंक बोलते हैं। कोई भी भौतिक राशि दे रखी है, जैसे वेग दे रखी है v बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकंड, तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, मतलब उसको आप शुद्ध रूप से व्यक्त करना है, मतलब प्रदर्शित करना है। तो शुद्ध रूप से प्रदर्शित करने वाले जो अंक है, डिजिट है, उसी अंकों को अपन बोलते हैं सार्थक अंक अर्थात सिग्निफिकेंट डिजिट। अब जो सार्थक अंक है उनके मुख्य रूप से 8 नियम है। उन 8 नियमों के बारे में अपन देखते हैं और उसी के आधार पर अपन शुद्ध रूप से उसको व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहला नियम आता है इसमें, पहला नियम है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। तो पहले आता है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक का मतलब जिसमें 0 न हो, मतलब 1 से लेकर 9 तक। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे x बराबर 2.56। अब इसमें 0 नहीं है, मतलब सभी अशून्य अंक है, मतलब 1 से लेकर 9 तक अंक होने चाहिए। तो अगला देखें, जैसे x बराबर 25691। अब इसमें देखिए, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, जितने भी अंक हैं उनको काउंट करना है, 1 2 3। तो इसमें सार्थक अंक 3 है, इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 अंक। तो पहला नियम था सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम है अशून्य अंक है, अशून्य अंक के बीच में आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। दूसरा नियम है अशून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। सार्थक अंक होता है, यह आपका सेकंड नियम है। जो जितने भी अशून्य अंक हैं उन अशून्य अंकों के बीच में जो भी शून्य आएंगे वह शून्य सार्थक अंक में काउंट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, x बराबर 2.0051, ये तो आप अशून्य अंक है 2 और 5, और इसके बीच में क्या आ रहा है, 2 शून्य आ रहा है। और देखें, जैसे x बराबर 2 या 50001, तो ये 5 अशून्य अंक है, 1 अशून्य अंक है, और इसके बीच में 0 का शून्य। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, इसमें सार्थक अंक 5 होंगे और इसमें भी 5 होंगे। तो ये सेकंड नियम है, जितने भी अशून्य अंक है उन अशून्य अंकों के मध्य जो भी 0 आएंगे उसको आपको सार्थक अंक के बीच में काउंट करना है। थर्ड नियम है यदि संख्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो दशमलव के दाईं ओर वह अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यह आपका थर्ड नियम है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, नेगेटिव बार कह रहा है अगर कोई संख्या है 1 से छोटी हो, जैसे 0.0005, या और देखें x बराबर 0.00023, 1 से छोटी और दशमलव के दाईं, ये दशमलव है और दशमलव की ये दाईं तरफ है, तो दशमलव के दाईं ओर और अशून्य अंक, ये अशून्य अंक है, अशून्य की ये बाईं ओर, ये साइड में कि जितने भी ये शून्य ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होते हैं। जैसे ये, अब इसका सार्थक अंक होगा इसमें 1,
इसमें सार्थक अंक होंगे 2। तो ये आपको जितनी भी जीरो है ये इसमें काउंट नहीं करने। फोर्थ नियम है, फोर्थ नियम सेम यही नियम है, उसमें बस ये है दशमलव संख्या 1 से छोटी होनी चाहिए, और जो दशमलव के दाईं ओर है ये तो आपको दाईं ओर शून्य के बाईं ओर की ये तो काउंट नहीं करनी है, लेकिन इसमें यह है कि शून्य अंक के अगर दाईं ओर शून्य है तो वो सार्थक अंक में काउंट होंगे। यदि संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंकों के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये आपका फोर्थ नियम है। जो थर्ड नियम है सेम वैसे ही, पर थर्ड नियम में क्या था, दशमलव के आगे वाले जो शून्य थे ये काउंट नहीं करते थे, लेकिन जो अशून्य अंक है अशून्य अंक के दाईं ओर जो शून्य आएंगे वो आपके सार्थक अंक में काउंट होते हैं। जैसे एग्जांपल इसका देखिए, जैसे x बराबर 0.05000। अब ये है दशमलव है 1 से छोटी है तो ये तो आपका काउंट नहीं होंगे, लेकिन जो अशून्य अंक है इसके दाईं ओर है ये आपके काउंट होंगे। तो कितने हो गए इसमें, 3 सार्थक अंक। और देखिए जैसे 0.063100। अब ये काउंट नहीं होगा, इसमें 1 2 3 4 5 इसमें 5 सार्थक होंगे। ये 4 अपने देख ली। पहले वाले शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, दूसरा जो बीच में शून्य आएंगे वो काउंट होंगे, चौथा 1 से छोटी है तो दाईं ओर के शून्य काउंट नहीं होंगे, और चौथा नियम है अगर 1 से छोटी है तो अशून्य अंक के दाईं ओर के सार्थक अंक में काउंट होते हैं। अगला पांचवा नियम, पांचवा नियम है अगर आपके पास संख्या 1 से बड़ी है, 1 से छोटे ना होकर 1 से बड़ी है, तो अशून्य अंक के जो दाईं ओर के जो शून्य है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। यदि संख्या 1 से बड़ी है तो अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखें, अगला नियम कह रहा है आपके बारे में ये संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए, अगर छोटी होगी तब तो ये काउंट होते हैं, लेकिन अगर 1 से बड़ी है तो अशून्य अंक के दाईं ओर के जितने भी शून्य है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। जैसे 5290, तो ये 0 है, ये 0 सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा, तो इसके सार्थक अंक अपन 3 होंगे। जैसे 15023000। अब ये 0 है, ये तो अशून्य अंकों के मध्य है इसलिए ये तो काउंट होगा, लेकिन ये अशून्य अंक के दाईं ओर है इसलिए ये दोनों शून्य है, काउंट नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंक होंगे अपने 5। तो ये आपका पांचवा नियम। छठा नियम है, ये थी संख्या मापन के रूप में लिखी गई हो तो अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होंगे। अगला नियम ये कह रहा है कि अगर संख्या को अपन मेजरमेंट में के रूप में लिख रहे हैं, मापन के रूप में लिखते हैं, तो जो भी अशून्य अंक है अशून्य अंक के दाईं ओर का जो 0 है वो सार्थक अंक में काउंट होगा। मापन के रूप में कैसे, जैसे मैंने वेग लिख लिया, वेग बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकंड। अब 2.50 मीटर प्रति सेकंड है तो ये मापन के रूप में, अब ये 0 है ये सार्थक अंक में काउंट होगा।
तो इसमें सार्थक होंगे 3 होंगे। जैसे दूरी लिख ली अपनी, दूरी बराबर 300 मीटर। तो अब ये अगले वाले जो जीरो है ये सार्थक अंक में काउंट हो गया, तो इसके सार्थक होंगे 3। तो ये छठा नियम। सातवां नियम है, सातवां नियम है कि जो 10 की घात के ऊपर होती है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होते हैं। 10 की घात सार्थक अंक के रूप में नहीं होती है। जो 10 के ऊपर घा लगी होती है, पावर लगी होती है, उनको अपन सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं अपन, x बराबर 6.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में 10। अब ये जो 10 की पावर 10 है इसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, ये जो संख्या इसी के सार्थक अंक दे देंगे, तो इसके सार्थक अंक हो गए 3। और देखिए जिसे 2.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2। अब इसमें ये जो 10 की पावर है ये काउंट नहीं होगी, और ये नंबर है ये नंबर आपको सार्थक अंक में काउंट होगी, तो इसके सार्थक अंक हो गए 3। लास्ट पॉइंट है इसका, अगर दशमलव की स्थिति है, दशमलव की स्थिति बदल दें तो दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अपना लास्ट पॉइंट है। यानी अगर दशमलव की स्थिति चेंज करते हैं तो सार्थक अंक के मान में चेंजिंग नहीं होगा। जैसे 5321.2 ये है, तो अब इसमें सार्थक अंक है 5। अब इस दशमलव को अगर एक के पहले लगा दें, जैसे x बराबर 53212, तो इसमें भी सार्थक अंक 5 होंगे, या दशमलव को यहाँ लगा दे तो भी 5 होंगे, यहाँ लगा दे तो भी 5 होंगे। तो ये आपके 8 नियम के माने जो सार्थक का अंक अपन को देखना है, संख्या मिलेगी और संख्या के आधार पर ये उस संख्या में देखना है कि सार्थक अंक कितने होंगे। तो इसके 8 नियम के पहला नियम अपना, जितने भी अशून्य अंक है वो सार्थक अंक हो गए। दूसरा, अशून्य अंक के मध्य जो शून्य आएगा वो सार्थक अंक में काउंट होगा। तीसरा नियम है दशमलव से छोटी संख्या है तो दशमलव के दाईं ओर के शून्य और अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। चौथा नियम है अगर संख्या 1 से छोटी है तो अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक में काउंट होते हैं। पांचवा है अगर शून्य संख्या 1 से बड़ी है तो अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। छठा है यदि संख्या को अपन मापन के रूप में लिख रहे हैं, मेजरमेंट के रूप में, तो अशून्य अंक के दाईं ओर के जो शून्य है वो अपने काउंट होंगे। सातवां नियम है जो 10 की पावर में होती हैं उनको अपने सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। और आठवां नियम है अगर दशमलव की स्थिति बदलते हैं तो सार्थक अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके पश्चात जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ये तो सार्थक अंक था। इसके पश्चात अगला टॉपिक है अंकों को पूर्णांकित करना। अंकों को पूर्णांकित करना। पूर्णांकित करना तो इस पर आधारित भी एक क्वेश्चन आता है, सार्थक अंक और अंकों को पूर्णांकित करना, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आता है। जो भी संख्या दी होती है पहले उसमें सार्थक अंक देखते हैं और सार्थक अंक के पश्चात उस अंक को पूर्णांकित करना है। यानी जो अपने निश्चित सार्थक अंक है, निश्चित सार्थक अंक वाली संख्या को अपन को क्या करना है, उसको पूर्णांकित करना है। अब पूर्णांकित करने के भी 4 नियम है। जैसे पहला नियम है जिस अंक दशमलव है, दशमलव के जो दाईं ओर है, दाईं ओर का जो फर्स्ट अक्षर होता है उसको अपन पूर्णांकित करते हैं, या उससे अगले वाले अंक को भी कर सकते हैं। तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक अगर 5 है और 5 से या 5 से छोटा है तो पूर्णांकित अंक में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जिस पहला नियम है जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे
अगला अंक 5 से छोटा है तो पूर्णांकित अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पहला नियम है। जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक अगर 5 से छोटा है तो पूर्णांकित अंक में कोई चेंजिंग नहीं करना, मैंने सेम ऐसा वैसा लिखना। जैसे एग्जांपल देखिए अपन, जैसे 6.432 जैसे ये दे रखी है। अब अपन को कह रहा है ये जो दशमलव के आगे वाला 4 अंक है, इस 4 अंक को पूर्णांकित करना है। तो अब जस्ट इसे अगला अंक देखना है, मानिए अगर ये 5 से छोटा है तो इस अंक में कोई चेंजिंग नहीं करना है, ऐसा कैसा लिखना है। मानिए 5 से छोटा है तो इसको लिखेंगे अपन 6.4, ये इसका पूर्णांक हो गया। और देखिए अपन जैसे ये 5.32, अब इस 3 को करना है और अगला अंक है 2, तो ये 5 से छोटा है तो इसको भी अपन सेम परसेंट लिखेंगे, मैंने 5.3, तो ये इसका पूर्णांक। अगला नियम ये कह रहा है जिस अंक को पूर्णांकित करना है और उससे अगला अंक आपके पास 5 से छोटा ना होकर 5 से बड़ा है तो पूर्णांकित अंक है उसमें एक अंक की वृद्धि हो जाती है। जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक 5 से बड़ा है तो पूर्णांकित अंक में एक की वृद्धि हो जाती है। यानी आपको देखना जो भी संख्या दे रखी है उससे अगला अंक, अब जैसे इसमें तो 5 से छोटा था और इसमें 5 से अगर बड़ा है तो पूर्णांकित अंक में क्या करनी है, एक की वृद्धि कर देनी है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे ये x बराबर 4.67, अब अपन जो 6 है 6 को पूर्णांकित करना है और ये अगला अंक है 7, ये 5 से बड़ा है तो अब इस 6 में क्या करनी है, एक की वृद्धि कर देनी है, 4.7, ये इसका पूर्णांकित हो गया। ऐसे और देखें, जैसे x बराबर दे रखा 1.992 या 992, जैसे इस 9 को करना हो और इससे अगला अंक देखना ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक की वृद्धि कर देंगे, जो इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 0 और एक पावर आगे चली जाएगी तो 2.0, ये इसका पूर्णांकित हो गया। थर्ड नियम है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक 5 है और 5 से आगे शून्य के अलावा अंक है तो पूर्णांकित अंक में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो अगला क्या है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक 5 है, वह 5 के बाद शून्य के अलावा अंक है तो पूर्णांकित अंक में एक की वृद्धि हो जाती है। तो यह आपका थर्ड नियम है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक अगर 5 है और 5 से आगे अपने शून्य को छोड़ के संख्या 1 से लेकर 9 तक की संख्या है तो पूर्णांकित अंक में एक की वृद्धि कर देनी है। कैसे, जैसे x बराबर 2, 5 और 2 ये दे रखा है। अब अपन को इसको 2 को करना है पूर्णांकित, अगला अंक 5 हो गया और 5 से अगला अंक है आपका जो 0 के अलावा 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक की संख्या है तो इस पूर्णांकित अंक में एक की वृद्धि कर देनी है।
निकलना 0.3। इसे और देखें 7.5, 5 और 6 ये। अब इस अंक को गुणांकित करना है तो ये 5 है, 5 से अगला अंक शून्य के अलावा अंक है तो ये आ जाएगा आपका 7.6। ये इस अगला नियम। फोर्थ नियम है इसका, फोर्थ ये जिस अंक को पूर्णांकित करना है और उससे अगला अंक 5 है और 5 के बाद अब आपकी बार क्या आएगा, शून्य आएगा। 5 के बाद शून्य है और 5 से पहले अगर कोई सम है, संख्या है, तो सम संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा और अगर विषम संख्या है तो उसमें एक की वृद्धि करनी है। तो थर्ड एंड 5 नियम एक साथ लेते हैं। जिस अंक को पूर्णांकित करना है वह पूर्णांकित अंक के पश्चात अंक के बाद 5 है, वह 5 से पूर्व सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह विषम संख्या है तो एक की वृद्धि हो जाएगी। तो ये 4 और 5 नियम एक साथ है। जिस अंक को पूर्णांकित करना है वह पूर्णांकित अंक के बाद 5 है और 5 से पूर्व है। अगर सम संख्या है तो कोई चेंजिंग नहीं करना है और अगर विषम संख्या है तो एक की क्या कर देंगे अपन, वृद्धि कर देंगे। कैसे? जैसे देखा 1.250, 2 को पूर्णांकित करना है, 2 से अगला 5 है और 5 के बाद में 0 है तो ये अगर ये सम है तो सम में नो चेंजिंग 1.2। जैसे 53.65 ये 6 को पूर्णांकित करना है तो अगला 5 है और 5 से पहले सम संख्या है तो ये आएगा 53.6। दूसरा इसमें कह रहा था अगर विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या का मतलब जैसे ये आ जाए 1.350, विषम है तो इसमें क्या करना है, एक अंक की वृद्धि कर देनी, मानी 1.4 हो जाएगा या 33.75। अब ये विषम है तो इसमें क्या करना है 33.8। तो ये आपके 5 नियम थे। पहला नियम था जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे आगे वाला अंक अगर 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं करना है। दूसरा नियम था जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे आगे वाले अंक 5 से बड़ा है तो पूर्णांकित अंक में 1 की वृद्धि करनी है। तीसरा नियम था जिस अंक को पूर्णांकित करना है और उससे अगला अंक 5 है और 5 से पहले अगर सम संख्या है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है और अगर 5 है और 5 से पहले विषम संख्या है तो उसमें 1 की वृद्धि करनी है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, कोई एक घन है, घन की भुजा दे रखी है 5.302 सेंटीमीटर है तो सार्थक अंकों का प्रयोग करते हुए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन याद करो। घन दे रखा है और घन की भुजा दे रखी है और अब इसमें सार्थक अंकों का उपयोग करते हुए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन याद करना है। तो देखो भुजा अपन को दे रखी है 5.302। अब इसमें अपन को ये सार्थक अंक देखने कितने हैं, जैसे 4 सार्थक अंक इसमें, सार्थक अंक की संख्या है 4। तो अब जो अपना जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का रिलेट आएगा और आयतन आएगा उसमें भी सार्थक अंक 4 ही होने चाहिए बस यही। तो अपने सबसे पहले निकालते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई ये आपको दे रखा 5.302 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे 5.329, इसका स्क्वायर आएगा 28.110, ये इसका स्क्वायर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 6 6, तो ये अपना इसका उत्तर आएगा। अब अपन जो आंसर है, आंसर में भी 4 ही सार्थक अंक आने चाहिए। तो पहले तो इसको क्या करेंगे, पूर्णांकित करेंगे, पूर्णांकित के पश्चात अपन इसका सार्थक अंक लिखेंगे। जैसे अब ये दशमलव के अगला अंक है, ये पूर्णांकित होगा, ये 6 है और 6 से अगला 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ही वृद्धि हो जाएगी। तो 1.687 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जो रिजल्ट है, इसमें भी क्या कितने अंक है, 4 सार्थक अंक है, तो ये इसका आंसर। दूसरा है घन का आयतन। घन का आयतन, आयतन होता है भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब। भुजा दे रखी है अपन को 5.302 की क्यूब। तो अब इसकी क्यूब करेंगे 5.30 मल्टीप्लाई 5.30 मल्टीप्लाई 5.30 मल्टीप्लाई। तो जो इसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने पर इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 1.149.04, ये लगभग। अब अपन को आंसर में 7 अंक 4 लाने हैं, तो पहले जो दशमलव के आगे वाला अक्षर है इसको क्या करना, पूर्णांकित करना है। तो जो इसको पूर्णांकित करेंगे, ये दशमलव है और ये 0 है और इससे अगला अंक 4 है, मतलब 5 से छोटा है, तो इस अंक में कोई चेंजिंग नहीं होगी। 149.0 और ये सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये 4 सार्थक अंक हो गए। अगर मापन के रूप में तो दशमलव के आगे वाला अंक भी सार्थक अंक में काउंट करते हैं। तो इस तरह आपको जो भी क्वेश्चन दिए हैं, तो उसमें पहले क्वेश्चन में देखना है, माने कम से कम कितने सार्थक अंक हैं, उतने ही अपना जो आंसर आएगा उस आंसर में सार्थक अंक देखने। तो ये आज अपने सार्थक अंक एवं अंक को पूर्णांकित करना, इसके बारे में देख। तो इस पर आधारित जो भी प्रॉब्लम है उनको और सॉल्यूशन करना। थैंक यू।